हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो आज एक नए जोश के साथ नए चैप्टर, नया सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग। नया सेशन क्यों कह रहा हूं? उन नए बच्चों के लिए जो चाहते थे कि भैया हमारी पिछली क्लासेस छुट्टी हैं तो हम कहाँ से शुरू करें। बेटा आप यहाँ से लाइव शुरू करो, मेरे साथ करो इसको। जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्लासेस, DPP वगैरह सब कुछ यहाँ से लगाओ। साथ ही साथ आपको जो पिछली क्लासेस हैं उसका स्पीड बढ़ा के 1.5x में करके जब भी आपको टाइम मिले धीरे धीरे उन चैप्टर्स को कवर करिए। ठीक है प्यारे बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ आज के 4 बजे की इस क्लास में बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट हो गए। वो बच्चे जो चाहते थे कि वो एकदम नए सिरे से शुरुआत करें तो बिल्कुल आज से ज्वाइन करेंगे। 1 जुलाई से आज आपका एक नया सेशन शुरू हो रहा है। नया सेशन का मतलब कि भैया 41 लेक्चर नंबर है ये। इसके पहले हम लोगों ने 40 लेक्चर कंप्लीट कर चुका था, मतलब कर लिया था। ठीक है, वो 40 लेक्चर कौन से लेक्चर थे? वो 40 लेक्चर लगभग पुरानी क्लासेस जैसे नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस, कंप्लीट अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ये ज्योमेट्री बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये चिंता नहीं करनी है कि अगर आपकी पिछली क्लासेस छूटी है तो ज्योमेट्री आपको नहीं समझ में आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योमेट्री से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, लेकिन अगर आप मेरे साथ आगे आने वाले 25 दिन एकदम कंसिस्टेंटली जिस तरह से मैं आपके साथ रहूंगा, आप मेरे साथ रहोगे, मैं वादे के साथ और दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने आप में फर्क जरूर महसूस करोगे। तो चलिए भाई, तो ये आरंभ बैच है आपका NTSC और JEE के लिए। JEE का आपका ये बेस तैयार हो रहा है, ये फाउंडेशन चल रहा है प्यारे बच्चों, जिसमें मैथ्स में आपका टारगेट कितना है भाई? 20 आउट ऑफ 20, जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल भैया। तो हमारा चैप्टर जो पहला ज्योमेट्री का शुरू होगा वो होगा लाइंस एंड एंगल्स, जिसका ये पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट। डेली लाइव क्लास चलेगी कितने बजे? डेली लाइव क्लास चलेगी 4 बजे। सभी बच्चों को आना है। जितने बच्चे नए हैं उन्हें क्या करना है? भैया हम नए हैं, हम क्या करें? नए हो तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर लो रैंकर्स NTSC। क्लियर है बच्चों? सर्च करो और ज्वाइन करो, और 4 बजे डेली मैथ्स की क्लास ज्वाइन करो। उसके बाद 6:30 बजे साइंस की कुणाल सर की क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन करो। उसके बाद 7:30 बजे आपकी फेवरेट नॉन वर्बल रीजनिंग, जहां पे क्या शुरू हो चुका है भाई? क्या शुरू हो चुका है? काउंटिंग फिगर। बहुत मजा आ रहा है सारे बच्चों को, तो वो क्लास भी आप ज्वाइन करिए। देखिए, क्लासेस लाइव ना होकर प्रीमियर होती है, और बहुत सारे बच्चों का ये मानना है इट्स मच बेटर देन लाइव क्लासेस। क्यों? क्योंकि मैं कंटेंट आपको बढ़िया से दे पाता हूँ, साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपके डाउट भी उसी समय क्लियर कर देता हूँ। जबकि पढ़ाते वक्त अगर लाइव रहा जाए तो चैट करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। क्लियर? क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी चीज को बचाने के लिए, आपको एक प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, वी थिंक दैट कि वी शुड गिव यू प्रीमियर कंटेंट। ओके, चलो। तो डेली लाइव होता है, क्लासेस की टाइमिंग ये है, सारी क्लासेस अटेंड किया करिए। साथ ही साथ ये क्लासेस आपकी चलती हैं मंडे टू फ्राइडे, जहां पर सैटरडे प्लस संडे हम ऑफ देते हैं, ताकि आप अपने बैकलॉग साथ ही साथ रिवीजन को एकदम प्रॉपर समय दे पाए। प्यारे बच्चों, NTSC की डिटेल्ड प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, जहां पे NTSC के बारे में जो भी आपको जानना है सब कुछ पता चलेगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्लासेस छुट्टी है, जैसे जो नए बच्चे हैं उनकी पिछली क्लासेस छुट्टी है, तो वो बच्चे कैसे कंप्लीट करेंगे? वो बिल्कुल प्लेलिस्ट से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर। इस चीज को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। व्हाट? विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। चीजों को खत्म करना चाहते हो, चीजों को पूरा फिनिश करना चाहते हो, तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। साथ ही साथ अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब खुद से डिसिप्लिन रहना पड़ेगा।
खुद से ईमानदार बनिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट। आज का पार्ट क्या होने वाला है, ये है हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। बस हल्का सा रिकॉल करा देता हूं, हालांकि कल मैंने प्रॉपर बताया था। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल 9th और 10th दोनों का। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम सर्कल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको पूरे जर्नी में मेरे साथ रहना है। और अब आपका शुरू होता है पहला चैप्टर लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल्स में बेसिकली आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लाइंस के बारे में कि लाइंस किस प्रकार से होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लाइंस ऐसे ही ड्रॉ की रही होती हैं, कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ की गई होती है, कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ की गई होती है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, इन तीनों का नाम अलग अलग है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ सीखने वाले हैं। लाइंस बनती कैसे हैं, लाइंस फॉर्मेट कैसे करती हैं, लाइंस एक दूसरे को जब काटती हैं तो कैसा फिगर बनता है, लाइंस एक दूसरे को कितने पॉइंट पर काट सकती हैं, ये सारी चीज़ें आज आप सीखने वाले हो। साथ ही साथ एंगल्स में आप क्या पढ़ने वाले हो, कब कहाँ एंगल्स कितने इक्वल होते हैं, एंगल्स क्या होता है, किस प्रकार से एंगल होते हैं, कितने प्रकार के एंगल होते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो। तो बहुत मज़ा आने वाला है ज्योमेट्री सेक्शन में, क्लियर है। और इतना मैं बता रहा हूँ, अगर आप लाइफ में अपने फ्यूचर में 11th 12th में टारगेट कर रहे हो एक बड़े एग्जाम को, जैसे जेई जैसे एग्जाम को, मैथ के फील्ड के एग्जाम को, तो मैथ भी कर रहे हो या फिर अगर आप साइंस भी कर रहे हो, तो भी आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप इस चीज़ को सोचिए कि आपको कुणाल सर फिजिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं, लाइट पढ़ा रहे हैं। लाइट में उन्होंने बताया होगा कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है, नॉर्मल एंगल 90 डिग्री होता है। ये सारी चीजें आपको कहाँ बताई जाती हैं, ये सारी चीजें आपको ज्योमेट्री में बताई जाती हैं। ये सारी चीजें आप 11th और 12th में भी पढ़ोगे। बहुत कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उन्हें नीट करना है, उन्हें मैथ्स में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो, अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, क्लियर है। तो कोई भी बच्चा अपने दिमाग में ये नहीं डालेगा कि उसे नीट की तैयारी करनी है तो उसे ज्योमेट्री पे ध्यान कम देना है, सॉरी, उसे भी ध्यान देना है, साथ ही साथ जेई वाले बच्चों को तो देना ही देना है, क्लियर है। तो यही सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो सकता है कुछ ऐसे एक लाइन हो जाए, 2 पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे ड्रॉ की जाए, आपसे पूछा जाता है कौन कौन सा एंगल बराबर है। ये सारी चीजें आप आज से पढ़ने वाले हो, क्लियर। तो सबसे पहले बेटा हम शुरुआत करेंगे पॉइंट्स से। ये पॉइंट्स क्या होता है, देखो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 की बात अभी नहीं किया हूं, चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी का क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल। उससे पहले एक चैप्टर है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। मैं आप सभी लोगों को एक बात कहूंगा कि आप सभी लोग आज के दिन होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिखिए कि आप सभी लोगों को मैं पहली बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के लिए कह रहा हूं, वो भी किस सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में। सोचिए आप सभी बच्चों को एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, एक बार पढ़ना है ध्यान से चीजों को और खुद से समझना है। कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। आप लोगों ने यूक्लिड्स साहब का नाम कहां सुना था भाई, कहोगे भैया पहले चैप्टर में, रियल नंबर में भी हम लोगों ने नाम इनका सुना था। तो इसका होमवर्क सबको करना है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th भी लिख दे रहा हूं। और जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं, कहते हैं कि भैया मेरे पास क्लास 9th की किताबें नहीं है, वो बच्चे इतना समझ लो आपके पास होनी चाहिए, और नहीं भी है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है। इस चैप्टर में कुछ यूक्लिड्स साहब ने 5 या 5 पोस्टुलेट दिए हुए हैं, पोस्टुलेट दिए हुए हैं। उसके पहले एक एक्सियोम्स करके है, ठीक है। पोस्टुलेट एक्सियोम्स क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पोस्टुलेट और एक्सियोम्स वो चीजें होती हैं जो चीज प्रूव्ड नहीं होती हैं, जो चीज सिर्फ कही गई है
और उसे हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, कही गई हैं उसे हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो होता है पोस्टुलेट एंड एक्सियम्स। वहीं पर आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम क्या होता है। थ्योरम एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो कि प्रूव्ड होता है, जिसको आप सामने से प्रूव कर सकते हो, यस इट इज करेक्ट। बट ये वो चीजें हैं जो चीजें कह दी गई हैं और हमने उसको मान भी लिया है, बट दैट आर नॉट प्रूवन। ओके, तो आप सभी लोगों को इस चैप्टर को जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये क्या चैप्टर देता है आपको पता है। हमें क्या लगता है, कुछ ऐसे चैप्टर जैसे हम सभी बचपन में यही सोचते हैं कि ये यूक्लिड्स वाला चैप्टर बहुत घटिया है, एकदम समझे में नहीं आता है। लेकिन प्यारे बच्चों, उस चैप्टर को पढ़िएगा जरूर, तभी तो आपके दिमाग का ताला खुलेगा। क्लियर है? तो आज का होमवर्क सभी को यही करना है। चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट्स पर। पॉइंट्स क्या है हमारा कि भैया पॉइंट होता क्या है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पॉइंट कुछ इस तरह से, डॉट जो होता है ये इस तरह से, अगर मैंने डॉट दे दिया, इस तरह से डॉट दे दिया, इस तरह से डॉट दे दिया, तो यही कहलाता है पॉइंट्स। तो पॉइंट की डेफिनेशन ये दी गई है, पॉइंट हैज नो रेडियस। क्या दी गई है? पॉइंट हैज नो रेडियस। अब बिल्कुल भाई, पॉइंट को माना जाता है एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा चीज है जिसके पास ना तो रेडियस है ना ही लेंथ है, नो लेंथ नो विड्थ। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आज बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। मैं पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं, लाइंस पढ़ाने वाला हूं और एंगल्स बहुत प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। तो एक एक क्लास को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पॉइंट हैज नो रेडियस, नो लेंथ, नो विड्थ, नो डेप्थ। पॉइंट के पास ना तो रेडियस है, ना तो लेंथ है, ना तो विड्थ है, ना तो डेप्थ है। क्लियर है? समझ में आया? थोड़ा बहुत आइडिया हुआ क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भैया पॉइंट जो एक चीज हम देखते हैं ना, और यार देखो यही है, यही पोस्टुलेट है इनका, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखो तो इसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, इसकी कुछ ना कुछ डेप्थ होगी। लेकिन वही है ना कि हमने मान लिया है कि पॉइंट एक ऐसी चीज है, पॉइंट एक ऐसा थिंग है कि जिसके पास ना तो लेंथ है, ना तो विड्थ है, ना तो ब्रेड्थ है, ना तो डेप्थ है। क्लियर है? इस चीज को अपने माइंड में सारे बच्चे रखेंगे। डन। चलिए, तो पॉइंट्स के बारे में और क्या चीजें कर सकते हैं भैया? पॉइंट्स जो होता है, आप एक पॉइंट्स का यूज करके, याद रखना, यूजिंग वन पॉइंट यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस। यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन। आप चाहे तो अनगिनत लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग ए पॉइंट। और इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? कहोगे भैया इसे ही तो कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। अभी मैं लाइंस में भी इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप यहां पर पॉइंट्स के बारे में ये लिख लें कि अगर एक ही पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ होती है तो वो कहलाती हैं कॉन्करेंट लाइंस। क्लियर है क्या? कॉन्करेंट लाइंस क्लियर है क्या? अरे इनफाइनाइट लाइंस का मतलब होता है चाहे जितनी लाइन। ठीक है? किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो चैट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ये मेरा पॉइंट था, इस पॉइंट से मैंने बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर ली है। आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक पॉइंट है तो आप उससे अनगिनत लाइनें ड्रॉ कर सकते हो उस पॉइंट को पास करती हुई। ठीक है? इस पॉइंट को पास करती हुई बहुत सारी लाइनें हैं जो यहां पर पास कर रही हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किताबों में भी मिल जाएंगी और हो सकता है ना भी मिले। अब कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, देखिए भाई ये चैप्टर जो है वो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल भी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप कैसे पता करोगे? तो अगर आपसे कोई पूछ ले भैया कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हैं और वो एक ही लाइन में है। ठीक है? सिर्फ एक लाइन में, एकदम सीधी लाइन में। मतलब अगर आप इनको ऐड करेंगे, इनको आप मिला देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको एक लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब समझिए कि एक ही लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स, एक ही लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या कहलाती हैं? ये सारी पॉइंट्स जो है, ये सारी पॉइंट्स जो है वो कहलाती हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है? ये पॉइंट्स ऐसे भी हो सकता है। ठीक है?
ये पॉइंट्स ऐसे भी हो सकता है, मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई। अब अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस होगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वाई एक्सिस कह सकते हो आप इसको। कोऑर्डिनेट तो पढ़ के आए हो ना, कोऑर्डिनेट तो मुझसे पढ़ के आए हो ना, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा। बिल्कुल भैया, थोड़ा बहुत तो आइडिया है। चलिए, इसके बाद आता है कोप्लेनर पॉइंट्स। क्या आता है? कोप्लेनर पॉइंट्स। कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो मुझे करेक्ट कर लेना, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो मुझे करेक्ट कर लेना। कोप्लेनर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही प्लेन में हो। भैया ये प्लेन क्या होता है? चलो साफ साफ समझो, आराम से समझना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अगर जल्दबाजी करोगे तो ये सारी चीजें तुमसे छूट जाएंगी, और अगर ये तुमसे छूट जाएगा तो ज्योमेट्री तुमसे रूठ जाएगा। प्यारे बच्चों, प्लेन क्या होता है? जैसे ये देखो, जैसे ये सीट, पेपर का सीट देख रहे हो, ये एक प्लेन है। प्लेन वो आकृति होती है जिसके पास लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है, बस लेंथ और ब्रेड्थ होता है, वो कहलाता है प्लेन। उसके पास हाइट नहीं होनी चाहिए, इसके पास हाइट नहीं है, बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तब हमें मिलेगा। तो प्लेन वो आकृति होती है जिसके पास एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। तो कोप्लेनर पॉइंट्स क्या होते हैं भैया? कोप्लेनर पॉइंट्स वो होते हैं अगर आपको एक ही प्लेन में कई सारे पॉइंट्स मिल जाएं। अब ये पॉइंट्स आपको एक ही प्लेन में मिल रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे भाई? कोप्लेनर पॉइंट्स। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि भैया आप तो बहुत बेसिक चल रहे हो। बेटा क्या ही बोलूं, मेरी हर क्लास में, मेरे हर चैप्टर की शुरुआत में पहली क्लास बिल्कुल बेसिक होती है और बहुत आराम से पढ़ाता हूं, ठीक है? क्लियर है? चलो, तो ये सारी चीजें थी आपकी पॉइंट से रिलेटेड। पॉइंट्स के बारे में जितनी भी बातें बनती थी मैंने सारी बातें बता दी, ठीक है? आपको क्या क्या बताया एक बार रिवाइज कर लीजिए भाई। सबसे पहले आपको बताया पॉइंट होता क्या है, होमवर्क आपको याद रखना है। उसके बाद बताया कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। कोलिनियर वो पॉइंट्स बताया कि अगर सारी पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो एक लाइन बनना चाहिए। अगर यहीं पे लाइन में कह दूं एक ऊपर एक नीचे, तो अगर मैं सारी लाइंस को मिलाऊं तो ये क्या एक लाइन बन रहा है? दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज नॉट अ लाइन। इस चीज का याद रखिएगा, अभी इसको लाइंस में पढ़ाऊंगा कि ये लाइंस क्यों नहीं है। क्लियर है? तो ये एक लाइन है, तो कोलिनियर पॉइंट समझ में आया होगा। और ये कौन सा पॉइंट हो सकता है? यहां पे सारे पॉइंट्स को हम कह सकते हैं नॉन कोलिनियर, ठीक है? उसके बाद बताया कोप्लेनर पॉइंट्स। कोप्लेनर पॉइंट्स क्या होते हैं? एक ही प्लेन में अगर कई सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो वो कहलाते हैं आपके कोप्लेनर पॉइंट्स। चलिए, अब शुरू होता है आपका लाइंस। क्या शुरू होता है? अब शुरू होता है आपका लाइंस। तो वही है, कई सारे पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो आपका बनता है एक लाइन। लाइन हमेशा इंडलेस होता है, ठीक है? लाइन क्या होता है? दोनों पॉइंट्स उसका इंडलेस होता है। इंडलेस का मतलब क्या होता है? वो खत्म नहीं हो रही होती है, वो बढ़ती जाती है। इस एरो का मतलब होता है कि ये इस साइड बढ़ रही है, ये इस साइड बढ़ रही है, नो एंड। इस साइड भी नो एंड। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एक लाइन। क्या कहलाएगी? लाइन। और इस लाइन को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इस लाइन को अगर आप चाहते हो रिप्रेजेंट करना तो ये आप लिख सकते हो ए बी लाइन। क्लियर है क्या? क्लियर है तो बताओ। अगर क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आई तो बढ़िया है, नहीं तो आगे पढ़िए, ठीक है? तो लाइंस की नो एंड होती है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अब लाइन दो प्रकार के होते हैं। एक तो भैया स्ट्रेट लाइन होता है, एक तो दूसरा, एक तो स्ट्रेट लाइन होता है, एक तो कर्व्ड लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है कर्व्ड लाइन। अब जैसे अब सारे पॉइंट्स को आपने सीधे से मिलाया और यहां पे स्ट्रेट लाइन बन गई, मतलब सारी लाइनें एक ही कोलिनियर पॉइंट्स पे बन रही है। मतलब लाइन एकदम कोलिनियर है, जितने भी उसमें पॉइंट है सब कोलिनियर है, एक सीधे में है। और कर्व्ड लाइंस क्या होती है?
ऐसी पॉइंट्स, अगर मेरी पॉइंट्स ऐसे कुछ करके है तो ये भी एक लाइन है, बट ये एक कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, तिरछी लाइन है, वो क्या कहलाती है? कर्व्ड लाइन। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? थोड़ा बहुत? चल बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे लाइंस के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइंस, बहुत आराम से, और इन सारी चीजों का नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो आप बाद में पछताने वाले हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ लाइंस में पहले पढ़ेंगे हम पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का नाम सुना है भाई? कहोगे बिल्कुल भैया हमने सुना है। पैरेलल लाइन का हमने नाम कहाँ सुना है? पैरेलल लाइन का नाम हमने कहाँ सुना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। पैरेलल लाइन क्या होते हैं? दो ऐसी लाइन जिसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा डी हो। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो? हमेशा डी हो। आप किसी भी पॉइंट से उठाएं और उसके एकदम अपोजिट में जाएं और वहां की डिस्टेंस काउंट करें तो वो डी हो, और ये चीज हर जगह सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हर जगह सेम होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज कही जाती है कि पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या कहते हैं भाई? मजा आ रहा है? पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो प्यारे बच्चों, मुझे अब जल्दी से कंडीशन बता दो कि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है। अगर तुमने मेरे से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा है तो जल्दी से मुझे कंडीशन बता दो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। कंडीशन जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे भाई। लिख दिया भाई? कहोगे भैया इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कंडीशन में कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर है? यही कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की, और पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन आता है। नो सॉल्यूशन क्यों आता है भाई? कहोगे भैया जब लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो उनका सॉल्यूशन कैसे आएगा? बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़े। ऐसे ही प्यार से आपको चीजें सिखाऊंगा और बड़ा मजा आएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। दूसरा लाइन का टाइप हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइन। क्या पढ़ेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है प्यारे बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसी दो लाइनें जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हूं। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अभी एंगल आपको पढ़ाऊंगा कि एंगल क्या होता है, लेकिन सबसे पहले अगर बात करूं L1 की और L2 की, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर लाइंस कब कहलाएंगी? जब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो? कहोगे 90 डिग्री। कितना हो? 90 डिग्री। अगर सपोज करिए L1 का इक्वेशन मैं आपको दे दूं y इक्वल टू m1x प्लस सी। याद आ रहा है? m1x प्लस c1 मान लीजिए। या फिर मैं दूसरी लाइन का इक्वेशन दे दूं y इक्वल टू m2x प्लस c2। कॉन्स्टेंट है कोई। ठीक है? तो रिलेशन क्या बनता है? कंडीशन क्या बनता है? कहोगे भैया आपने मुझे क्लास में पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था, और जो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप जब रिवीजन करोगे, आप जब अपना कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको ये चीजें दिखाई देंगी। m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होता है? कहोगे भैया -1। अरे भाई सबको क्लियर है क्या?
सबको क्लियर है तो एक बार सभी बच्चे जम के लाइक करेंगे इस चीज को, तभी तो मजा आएगा असली। क्लियर है? डन? चलो बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। तीसरा, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइंस, तो कॉन्करेंट लाइंस मैंने आपको बताया, क्या बताया भैया? आपने बताया किसी एक पॉइंट से अगर इनफाइनाइट लाइन गुजरती हो तो ये जितनी लाइंस हैं सारी की सारी लाइंस कॉन्करेंट लाइंस हैं। अब देखो, जो कॉन्करेंट लाइंस के बारे में नहीं समझ पाएगा, जब उसे फिजिक्स में कुणाल सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो वहां पे कुछ सर कॉन्सेप्ट बताएंगे, वहां पे तुम्हें दिक्कत होगी। और हाँ, कल की फिजिक्स की क्लास में तुम लोगों से पूछा गया कि बता दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो कुछ बच्चों ने सही जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों है भाई? भाई साहब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल कम से कम 3 बार कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा, कम से कम, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, वो भी रटाया नहीं है, समझाया है, लेकिन तुम लोग याद करने का तरीका भी बताया है, लेकिन तुम लोग बिल्कुल रिवीजन नहीं कर रहे हो। ये बहुत गंदी बात है, ऐसा मत करो, मेरी नाक मत कटाओ, ठीक है? तो ये सारी लाइंस क्या है भाई? ये सारी लाइंस क्या है? ये सारी लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है। डन है बच्चों? बिल्कुल भैया डन है, और समझ में भी आया। एक चौथा पॉइंट होता है, चौथा लाइंस का टाइप होता है, ये होता है ट्रांसवर्सल लाइन। प्यारे बच्चों, जिसको लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल मैं आज के दिन धीरे ही पढ़ाता हूं, ताकि मेरे बच्चों को ये चीज रहे कि हाँ भैया हमें आराम से पढ़ा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें नया। प्यारे बच्चों, हमें 9th को भी संभालना है और 10th को भी संभालना है, ठीक है? तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? एक तिरछी लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन, कुछ इस प्रकार से, ये कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है? स्ट्रेट ही होती है बट ये ट्रांसवर्सल होती है, टेढ़ी लाइन इस तरह से, ठीक है? तिर्यक रेखा या कुछ इसे ऐसे ही कुछ कहते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं है। तो ये क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन। पांचवा टाइप आप कह सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कह सकते हो? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जल्दी से इसका कंडीशन लिख दो अपने चैट बॉक्स में, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मेरे फिगर बनाते बनाते आपका आ जाना चाहिए कि भैया ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन। सपोज ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो L1 की अगर मैं इक्वेशन आपको दे दूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 की इक्वेशन दे दूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो जल्दी से मुझे बता दो कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कौन सी कंडीशन को फॉलो करती हैं? कहोगे भैया हमने तो अब तक जवाब भी दे दिया है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो बेटा, मैथ में यही तो एक खासियत है कि आप जब किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहोगे बिल्कुल भैया हो रहा है। मजा आया? तो 5 प्रकार की लाइनें आपने कौन कौन सी पढ़ी, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए भाई। पहला प्रकार आपने पढ़ा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का ये कंडीशन होता है। दूसरा आपने पढ़ा परपेंडिकुलर लाइन, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 क्या होता है? ये, ठीक है? उसके बाद कॉन्करेंट लाइन, एक ही पॉइंट से इनफिनाइट लाइन का गुजरना। ट्रांसवर्सल लाइन, ये टेढ़ी वाली लाइन जो ट्रांसवर्सल होती है। इस पर रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। पांचवा आपने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइन, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अब बचता है आपका लाइन सेगमेंट और रे। सबसे पहले बात करते हैं रे की। रे की। रे क्या होता है? प्यारे बच्चों, सन की किरणों के बारे में आपने पढ़ा है। सन क्या है? सन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यू नो एवरीवन नो इज वेरी क्लियरली। सन क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहां से किरणें निकलती हैं और इनका कोई इस साइड कोई एंड नहीं होता है, बट इस साइड एक फिक्स पॉइंट से निकल रही है। प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान से समझो। अब इसका समझना आपके लिए, देखो आज तुम ज्योमेट्री जो पढ़ रहे हैं इसको रिलेट करो अपने फिजिक्स के लाइट चैप्टर से। लाइट चैप्टर में आप जो ये पढ़ रहे हो, लेंसेज पे इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां रख रहे हो, तो यहां से एक रे आप पास कराते हो। आप क्या पास कराते हो? एक रे पास कराते हो।
रे पास कराने का मतलब आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, आपके पास सोर्स ऑफ लाइट होगा, इस सोर्स ऑफ लाइट से आपकी एक रे निकल रही है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पे ये टकरा के पैरेलली जा रही है, तो ये फोकस से पास करती हुई गुजरेगी। क्लियर है? अगर ये मान लीजिए इस पोल से पास कर रही है तो एकदम सेम एंगल पे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पे रिफ्लेक्ट करेगी। उसके बाद अगर ये आपका सेंटर से गुजर रही होगी तो ये सेंटर से गुजरेगी, तो सपोज कहीं सेंटर होगा तुम्हारा तो ये सेंटर से ही वापस आएगी। तो ये क्या मतलब हुआ, ये आपका सारी चीजें एक रे थी। क्या थी प्यारे बच्चों? रे थी। रे मतलब किरण। किरण एक ऐसी चीज होती है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से निकलती है, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। कहां से? फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ए लाइन ऐसे आती है। तो ये क्या कहलाता है? एक किरण। एक तरफ इसका फिक्स होता है और एक तरफ नो एंड, एंडलेस। क्यों? क्योंकि सन की किरणें भी जो होती है ना बेटा, एंडलेस होती है। ये रेज जो होती है वो एंडलेस होती है। एक और चीज का ख्याल रखेंगे, रेज हमेशा स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट कहने का मतलब ये लाइन कभी भी आप एग्जाम में, अपने फिजिक्स के एग्जाम में कभी भी ऐसे कोई पास नहीं कराएगा कि एक ऐसे 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 जाके रिफ्लेक्ट कर रही है, कभी भी नहीं। ये सारी रेज बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं अपनी जगह पर, कर्व्ड बिल्कुल नहीं होती हैं। इसीलिए जब आप बोर्ड एग्जाम में बनाओगे फिगर, इस सब सारी चीजों का, जो साइंस की चीजें हैं, इसमें आप स्केल का जरूर यूज करोगे। एनटीएससी में आप अपने पेन से चलाओ, काम करके आगे बढ़ो, बट बोर्ड्स में मैं कह पा रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज क्लियर हुई? इस चीज को आप साइंस से रिलेट कर पाए? देखो इसीलिए मैं आपको समझा रहा था। जो बच्चे कहते हैं ना कि भैया मुझे तो नीट करना है, भैया मुझे तो क्लैट करना है, भैया मुझे तो एयरफोर्स में जाना है, ये सारी चीजें जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ये ना सोचे। 10th तक की शिक्षा आपको इसीलिए दी जाती है कि आपको सब कुछ नॉलेज हो। प्यारे बच्चों, रे समझ में आया? मजा आया? अच्छा लग रहा है समझने में? बिल्कुल। रे के बाद बढ़ते हैं लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट क्या होता है भैया? लाइन सेगमेंट वो चीज होती है, आप इसका नेमिंग करना चाहें तो सपोज कर सकते हैं। सपोज ये ए है और यहां पे आपने बी नेम दे दिया, तो ये ए बी रे है। क्लियर? लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसके पास दोनों साइड फिक्स पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? दोनों साइड फिक्स पॉइंट होते हैं। मतलब फिक्स पॉइंट होने का मतलब यही है कि अब ये लाइन इससे बड़ी नहीं हो सकती है। इनको हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे खूंटा गाड़ दिया, यहाँ पे खूंटा गाड़ दिया, फिर रस्सी बांधी, अब ये रस्सी नहीं बढ़ने वाली है। क्लियर है? तो ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट। प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें लाइंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए? डेफिनेशन वाले सारे कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जा रहा होगा। अगर यार तुम भागोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। चलो मैं तुमको क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले ऑप्शन दे रहा हूं। जल्दी से मुझे बता दो कि इसमें लाइन सेगमेंट कौन सा है? लाइन सेगमेंट कौन सा है? सॉरी, लाइन सेगमेंट कौन सा है? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, बिल्कुल देरी नहीं। देरी करोगे तो मजा नहीं आएगा। कहोगे भैया बिल्कुल हम आंसर दे पा रहे हैं, लाइन सेगमेंट का आंसर थर्ड होगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अब मैं यहां पे थोड़े फॉर्मूले की बात करूंगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया इंटरसेक्टिंग लाइन का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये बढ़िया चीज है, इस पर सवाल एनटीएससी में पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। यह है एनटीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर है?
सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जैसे अगर मेरे पास दो लाइंस थी तो दो लाइंस मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? बिल्कुल भैया, अगर वो लाइंस हैं तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? गारंटी दे सकता हूं। ठीक, चलो अगर भैया ये 3 लाइन होंगी तो क्या होगा? एक मान लीजिए यहां है 2 और तीसरी लाइन हम मान लेते हैं ऐसे हो गई। ठीक है, इसके अलावा तो और किसी भी प्रकार से मान लीजिए इधर भी बनाएंगे तो भी, तो टोटल कितने पॉइंट्स पर वो कर रही हैं, मीट कर रही हैं? 1 2 3। दो लाइंस थी तो 1 पॉइंट। तो जब भी आपके पास अगर क्वेश्चन आए फाइंड नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग points if n number of lines given, n numbers of lines given, तो इसका आंसर क्या होता है जानते हो? इसका आंसर होता है NC2। अब तुम्हें C2 ये पता ही नहीं होगा, ये क्या होता है? ये क्लास 11th का एक चैप्टर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेकिन आप इसके चक्कर में मत पड़ो, आप इसको याद मत करो। आपको मैं फॉर्मूला डायरेक्टली बता दे रहा हूं। इफ n इज ग्रेटर देन 2, आपको फॉर्मूला क्या रखना है? n -1/2। क्या रखना है फॉर्मूला? n-1/2। क्लियर है? सबको समझ में आया? जैसे लेकिन एक चीज का ख्याल रखेंगे कि लाइंस जो होनी चाहिए, हाँ इसको नोट डाल के लिखिए, ये वाला इसको नोट डाल के लिखिए, लाइंस आर नॉट पैरेलल, लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। ये चीज लिखा रहना चाहिए, ये चीज पक्की बात है। क्योंकि भाई पैरेलल लाइंस अगर मैं 10 भी दे दूं तब भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर 10 लाइन अगर मैं आपको कॉन्करेंट दे दूं तो सभी कॉन्करेंट लाइंस एक ही पॉइंट से गुजरेंगी, तो भाई इंटरसेक्टिंग तो एक ही मिलेगा। उस कंडीशन में हमें मिलेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा फॉर्मूला? इसके अलावा अगर कोई कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला आप क्या याद रखोगे? n × n-1/2। फॉर्मूला क्या होगा? मेरे साथ रिवाइज करो, n × n-1/2 क्या होगा? n एक ब्रैकेट में n-1/2। क्लियर है? ऑलवेज जैसे मैं तुमको दे दूं एक सवाल, फाइंड, 2 सवाल दूंगा, फाइंड नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस इफ नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू 5, दूसरा नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू 7। दोनों सवालों का जवाब दीजिए भाई। दरअसल मेरा कंधा बहुत खराब हो चुका है, सोने में ना मूड उड़ गया है और बहुत दर्द कर रहा है। दिख रहा है? एक सवाल ये कर दो, फिर उसके बाद बढ़ते हैं एंगल्स पढ़ेंगे। और जो मुझसे पूछते थे ना भैया थीटा क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। प्यारे बच्चों इसका आंसर बहुत तेजी से दो यार। अब तक तो आंसर आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। बिल्कुल भैया आ रहा है आंसर। n-1/2 10, 7 × 6/2 21, यही आंसर आएगा। तो अब आपको कभी भी कोई पूछ ले कि बेटा मैं तुम्हें 10 लाइन दूंगा, बता दो वो कितने जगह पर इंटरसेक्ट करेगी, कितने मैक्सिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, कहोगे सर जी बता दूं 10 × 9/2, 2 × 5 10, 5 9 45। क्लियर है क्या? अगर यहां तक क्लियर हुआ हो और सारी चीजें समझ में आई हो, पॉइंट्स क्या होता है, लाइंस किस प्रकार से होती है, तो एक बात सारे बच्चे जम के लाइक करेंगे सेशन को, तभी तो मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा मोटिवेशन आगे बढ़ेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए
प्यारे बच्चों अब इसके आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है एंगल्स। क्या पढ़ना है? एंगल्स। अब ये डेफिनेशन मैं पहले ही लिख के आ गया हूं ताकि मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। देखो मैं डेफिनेशन पढ़ाने नहीं, मैं तुम्हें समझाने आया हूं। क्लियर? डेफिनेशन तो तुम्हें किताबों में मिल ही जाएगी यार दोस्त। क्लियर है? चलो, एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। The rays making an angle are called the arms of the angle and the end point is called the vertex of the angle। प्यारे बच्चों दो रेज की बात हो रही है, दो किरणों की बात हो रही है। अगर दो किरणें एक ही पॉइंट से निकलती हैं, अगर दो अलग अलग किरणें एक ही पॉइंट से निकलती हैं, क्लियर है? An angle is formed when the two rays originate from the same end point। अब ये दो किरणें एक ही पॉइंट से निकली, अब इनके बीच में जो ये स्पेस होता है ना, यही कहलाता है एंगल। क्या कहलाता है? यही कहलाता है और एंगल। और इसी एंगल को हम डिनोट करते हैं। जो मुझसे सब पूछते थे ना निशांत, बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि भैया ये थीटा क्यों लिखते हो? जैसे आपका नाम हृदयांश है, जैसे आपका नाम नील्यांश है, जैसे आपका नाम अंबुज है, ये सारी चीजें है ना आपके पास, आपका नाम है ना मिशन IIT JEE, आराध्या, पूजा, सारे बच्चों के नाम है। तो ऐसे ही इस एंगल के मेजरमेंट का नाम क्या दिया गया? थीटा, जिसे हम प्यार से बुलाते हैं क्या? थीटा। क्लियर है? तो यही होता है एंगल। और ये दोनों क्या है? ये दोनों इसके आर्म्स हैं। क्या है? आर्म्स हैं। ठीक, आर्म्स बुलाया जाता है। ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वर्टेक्स। क्लियर है क्या यहां तक? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ूं? मजा आया? समझ में आया एंगल क्या होता है? आज क्लियर हो गया एंगल? बहुत बढ़िया। चल अब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। आज की क्लास मैक्सिमम थ्योरेटिकल होने वाली है, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ एंगल्स लिखते चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है? चलिए, तो पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है भाई? कहोगे भैया जब एंगल जो हो 0 डिग्री से ज्यादा हो, थीटा जो हो वो 0 डिग्री से ज्यादा हो और थीटा जो हो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है? क्लियर? तो वो थीटा क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। डन, बस इसको लिखते चलिएगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है राइट एंगल। हाँ, अभी एंगल का नेमिंग कैसे करते हैं ये भी बता दूं। सपोज ये पॉइंट मैंने ले लिया A और ये ले लिया O और ये ले लिया B, तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं हम? एंगल AOB। कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? जहां पे थीटा बना हुआ है उसको हमेशा बीच में रखते हैं, AOB। क्लियर है? आप चाहो तो BOA भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है? तो इसे हम बुलाते हैं एंगल AOB और ये है थीटा, और ये थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। सिमिलरली राइट एंगल क्या होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? मान लीजिए P, Q और R है, तो ये थीटा क्या होता है? ये थीटा आपका हो जाता है 90 डिग्री, और ये क्या होता है? राइट एंगल। क्लियर है प्यारे बच्चों? बिल्कुल भैया, हमें आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है। अब आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जब यही थीटा 90 डिग्री को क्रॉस करने लगता है, जब यही थीटा 90 डिग्री को क्रॉस करने लगता है और 180 डिग्री से कम होता है,
तो इस थीटा को हम क्या कहते हैं, सपोज इसका नाम हमने पी क्यू आर लिख दिया, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, कहोगे भैया यही तो हमारा होता है, क्या होता है, यही तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, अच्छा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। सारी चीजें लिखते चलना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रेट एंगल, कहोगे भैया स्ट्रेट एंगल तो हमें पता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जब थीटा हमारा क्या हो जाए 180 डिग्री, जब हमारा थीटा क्या हो जाए 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाता है स्ट्रेट एंगल। सपोज ये मैंने नाम लिख दिया ए बी सी, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, कहोगे भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है, कौन सा नंबर है ये, 2 3 4 5। अब आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। एक सेकेंड रुकना, सॉरी मेरे सोने में ना कुछ हो गया है और कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, सॉरी। जब यही एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जब एंगल 180 डिग्री को क्रॉस करता है और कहां तक जाए 270 डिग्री तक, तो वो क्या कहलाता है यहां तक। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये थीटा कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। एक बार इसको कंफर्म कर लेना अपनी अपनी किताब में कि क्या होता है एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, तो एंगल आर क्यू पी इक्वल टू क्या होगा, आर क्यू पी इक्वल टू होगा थीटा एंड थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। शायद ये लेस देन 360 होता है या एक बार कंफर्म करना तुम लोग, 360 तक होता है या 270 तक होता है। ठीक है, इसके बाद आखिरी आता है आपका कंप्लीट एंगल। क्या आता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची और यहां से यहां तक अगर मैं मेजर करूंगा तो ये कंप्लीट एंगल होता है, और ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। क्लियर है क्या, ये चीज समझ में आई है तो बता दो। स्ट्रेट लाइन, कंप्लीट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, सब कुछ समझ में आया। बिल्कुल भैया, चलो कल जब तुमने नाक कटा ही दी है तो फिर से पढ़ ही लो। अब दो चीजें होती है, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। इतना बढ़िया पढ़ाया है फिर भी तुम लोग नाक कटा देते हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कहोगे भैया जब दो एंगल जो हो ना, अगर ये दोनों एंगल आपस में मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाए, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरा थीटा 1 है और ये मेरा थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं, पूरक होते हैं। पूरक या समपूरक हिंदी में कंफर्म कर लेना, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बस इतना मुझे आइडिया है भाई साहब। ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज मैं आपको कहीं पे दे दूं कि थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री है एंड थीटा 2 इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा 1, देन टेल मी थीटा 2 इक्वल टू क्या। तो कहोगे भैया तुरंत थीटा 2 इक्वल टू हम निकाल लेंगे 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है, सेम कॉन्सेप्ट आप सप्लीमेंट्री में लगाते हो
सप्लीमेंट्री क्या होता है? एक दूसरे का सप्लीमेंट होता है। अगर आप θ1 और θ2 को ऐड करोगे, θ1 और θ2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या होगा? θ1 प्लस θ2 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। इट मीन्स एक दूसरे के क्या होंगे? ये सप्लीमेंट्री होंगे। अगर सपोज मैं आपको θ1 की वैल्यू क्या दे दूं? 15 डिग्री दे दूं और θ2 की वैल्यू पूछूं, इफ θ2 इज सप्लीमेंट्री ऑफ θ1 तो बता दो θ2 क्या होगा? होगा भैया 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री और ये आ जाएगा 165 डिग्री। क्लियर है क्या यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं अभी तुम्हें कुछ सवाल दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कि पहले ये तुम्हें सारी चीजें समझ में आई या नहीं समझ में आई, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूं, सारे बच्चे लगाएंगे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि नहीं लगाएगा। क्वेश्चन में तुम्हें इस प्रकार से देता हूं, इफ 3x प्लस 15 एंड 3x प्लस 15 एंड x माइनस 10 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ 4x। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, 4x की वैल्यू बता दो, फिर मजा आ जाए। फिर तो भाई साहब मजा आ जाए। बैठ रहा हूं मैं थोड़ा सा। मजा आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है ना भाई? चल, एक सवाल ये कर दूं तो फिर मजा आ जाए। कहोगे भैया हमारे आंसर्स आ रहे हैं, अब आप आंसर निकाल कर मिलाइए। चलो, तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों के एंगल का सम कितना होगा? कहोगे भैया सम जो होगा वो होगा 90 डिग्री। क्लियर? तो 4x प्लस 5 इक्वल टू 90 डिग्री, तो 4x इक्वल टू कितना आ रहा है? 85/4, सॉरी 85/85। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 85/4। तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा? कहोगे भैया 85। क्लियर है क्या? समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक सवाल और लिखो। डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर 24 डिग्री, देन फाइंड एंगल्स। जल्दी से इस सवाल को लगाओ। इस सवाल को जो लगा देगा मान जाऊंगा कि हाँ वो पढ़ रहा है लड़का, वो दिमाग चला रहा है। जल्दी से फिनिश करो इसको। डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर 24 डिग्री, देन फाइंड एंगल्स। एंगल्स पता करिए भाई। कहोगे भैया अगर डिफरेंस दिया है, इट मीन्स अगर एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है, तो x माइनस वाई की वैल्यू 24 दिया है, और ये भी कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90। सॉल्व कर दो इक्वेशन, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 114। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 2 5 10, 2 7 14, 57। तो y कितना हो जाएगा? कहोगे 57 3 60 30 90 33। क्लियर है क्या? सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे है आपका एडजेसेंट एंगल।
हिंदी में सभी लोग नाम देख लीजिएगा अपनी अपनी एनसीईआरटी में, हिंदी वाले बच्चे। बाकी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको टाइटल जो है वो इंग्लिश में ही दूंगा, ठीक है। तो दो एंगल्स अगर जैसे आपको दिखाई दिए इस प्रकार से, एक एंगल ये θ1 और एक एंगल ये θ2, तो यहां हम लिखते हैं θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल, adjacent angle if both have common vertex, both angle have common vertex, ठीक है। एक कॉमन लाइन, कॉमन लाइन कौन सा है, ये एक कॉमन लाइन है, समझना इस चीज को, एक कॉमन लाइन है, एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। तीसरी बात, एंगल्स आर अदर साइड्स यार और आइदर साइड्स ऑफ कॉमन लाइन, क्लियर है। एंगल्स कहाँ होंगे, दोनों तरफ, एक तो इस साइड, बोथ साइड, इसको आप लिख लीजिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। एंगल्स आर बोथ साइड्स ऑफ द कॉमन लाइन। तो भैया इस चीज का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर मैं आपको कोई सवाल दे दूं, ऐसे दे दूं और यहां लिख दूं और ये लिख दूं θ1 और ये लिख दूं θ2, क्योंकि ये भी तो एक एंगल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट, क्या θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट, जल्दी से बता दो क्या θ1 और θ2 एडजेसेंट है। कहोगे भैया बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच, इन दोनों के एंगल में वर्टेक्स तो कॉमन है बट कोई भी कॉमन लाइन नहीं है। ये एंगल एक अलग एंगल है, ये एक एंगल अलग एंगल है, और ये जो मान लीजिए हम आप कह भी देते हो एक कॉमन लाइन है, ये मान लीजिए मैंने मान लिया कॉमन लाइन, एक एंगल इसके एक तरफ है बट एक एंगल की तो ऊपर से एंगल बन रहा है, तो ये हमारा फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये एडजेसेंट लाइन नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, आपको पता होना चाहिए इसमें, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल ही कहते हैं ना, बिल्कुल। मतलब दो एडजेसेंट एंगल या कई कुछ भी एंगल आपको बना दिया जाए, इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेट लाइन पर अगर आपकी एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, ऑलवेज 180 डिग्री। क्योंकि भैया क्या ये एक लाइन के फॉलो है, एक लाइन के लिए सिर्फ है, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी एक पॉइंट से इस पर कई सारे लाइंस ड्रॉ कर दिए जाए, कई सारे लाइंस ड्रॉ कर दिए जाए और सभी लाइन का आपको एंगल बता दिया जाए, तो आप इतना याद रखिएगा कि सारे एंगल्स को जोड़ने के बाद आपको कितना आएगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल आपको क्लियर होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है, इसलिए क्या होगा 180 डिग्री। और ये क्या कहलाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर तो इसे ही कहेंगे, बट ये सारे क्या हो गए कि एक लाइन पर कई सारे अगर हमने लाइन ड्रॉ कर दी तो वो क्या कहलाएंगे, सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब इसके बाद एक और टॉपिक आपका बचता है, आज का आखिरी टॉपिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या चीज, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर जैसे दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये है आपका θ1, तो जस्ट इसके जो अपोजिट होगा वो, अगर मान लीजिए θ2 है तो यहाँ पे θ1 के अपोजिट में जो है, एकदम अपोजिट में है, वो θ1 और θ2 इक्वल होगा। इसी तरह से सपोज यहाँ पे θ3 है और ये θ4 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, समझ में आया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि इतना कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हुआ होगा। लगभग 1 घंटे की क्लास हुई,
डेली अब 1 घंटे की क्लास चलने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसके लिए मुझे बहुत प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आया चीजें? सारी चीजें जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं कि एक एक बात आपके भेजे में घुसी होगी। नहीं घुसी है तो फिर से देख कर घुसाओ, नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो, समझो, तब आगे बढ़ो। एनसीईआरटी में जो होमवर्क दिया है उसको मत भूलना। होमवर्क फिर से रिकॉल करा दूं, नहीं तुम लोग भूल जाते हो। देखो आज कितना हम लोगों ने पढ़ लिया। और ये इसके पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ा करो, इसके नोट्स बनाया करो। ये है आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। ये काम सबको करना है और करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यस भैया आई हैव डन। मैं वेट करूंगा वो कौन से 10 बच्चे हैं जिन्होंने ये काम किया, जो मेरी बात मान रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो फिर मिलते हैं 6:30 बजे कुणाल सर की क्लास में, और 7:30 बजे फिर से मेरी रीजनिंग की क्लास में काउंटिंग फिगर का सेकंड लेक्चर पढ़ने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करते रहिए। इस कम्युनिटी को हमें आगे बढ़ाना है, इस फैमिली को आगे बढ़ाना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।